नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 10 अगस्त 2020 की शिक्षा निदेशालय द्वारा क्लास 10th के लिए भेजी गई वर्कशीट। आज की जो पहली वर्कशीट है बेटा, वो विज्ञान की है। इस एक वीडियो में आपको तीनों वर्कशीट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, तीनों वर्कशीट को समझाऊँगा और इनको समझने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको आज की वर्कशीट्स कैसे सॉल्व करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपकी तीनों वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलेगा। पहली इंग्लिश की वर्कशीट है, दूसरी मैथ्स की और तीसरी हिंदी की। तो तीनों वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको एक साथ मिल जाएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज की जो वर्कशीट है, आपका एक अगला चैप्टर शुरू हो गया है। आपने पिछली क्लास में हमने आपका धातु और जो अपना लवण वाला पार्ट था, लवण वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज शुरू करते हैं विद्युत वाला पार्ट। विद्युत आपका एनसीईआरटी का 12वां चैप्टर है, विद्युत। तो विद्युत में पहला टॉपिक है आवेश। एक परमाणु की मौलिक प्रकृति है। आवेश क्या होता है कि परमाणु की मौलिक प्रकृति होती है। किसी भी परमाणु के अंदर आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु में बल का अनुभव होता है। आवेश सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। आवेश समान और दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान आवेश और असमान आवेश क्या होता है कि ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जो समान और असमान आवेश का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर एक प्लस का आवेश है, उसको दूसरे प्लस के आवेश के सामने रख दोगे तो ये दोनों बेचारे एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे। एक जैसे लोग आपस में रह ही नहीं पाते ना। अगर घटा वाले आवेश को, ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक के सामने रख दोगे तो ये भी एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे, रह ही नहीं पाएंगे साथ में। लेकिन अगर जमा वाले के सामने घटा वाला रख दिया तो ये तो एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देंगे और थोड़ी देर में दोनों चिपक जाएंगे एक दूसरे से, यानी कि ये आकर्षित करते हैं। और जो आवेश होता है इसका SI मात्रक होता है कूलाम। याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन है आज के वर्कशीट में ये। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला आवेश है। अब एक प्रश्न ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश लगता है तो कुल एक किलो कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बना होता है? तो इसको करने का तरीका होता है Q = Ne। Q मतलब कुल आवेश, N मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है। तो यहाँ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कूलम आवेश पर, तो इन्होंने क्या किया, Q = Ne कर दिया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि 2 रुपये की एक टॉफ़ी है तो 20 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ आएंगी? तो मैं कहता हूँ जी 20 रुपये में आएंगी में भी X टॉफ़ियाँ आ जाएंगी। तो X बराबर एक टॉफ़ी की कीमत जो कि 2 रुपये थी, तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो आपके सामने X की कीमत 10 आ जाएगी। X टॉफ़ियों की कीमत मतलब X यानी कि कितनी टॉफ़ियाँ हैं वो 10 आ जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही इन्होंने इस फॉर्मूले को लगा के जब सॉल्व किया तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, कई किताबों में आपको ये 6 × 10⁻18 मिलेगा। उसका कारण ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉइंट में थोड़ा ना हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा या इलेक्ट्रॉन 2 होगा या आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं अब आपके सेकंड पार्ट पे, जो कि विद्युत धारा थी। अब इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश है, तो आवेश से क्या होगा? आवेश से बनेगी विद्युत धारा। जब आवेश किसी तार के अंदर बहेगा तो उसके बहने से विद्युत धारा यानी कि बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिना, बिजली के बिना, हमारा विद्युत के बिना हमारा जीवन जो है वो अधूरा है। भाई आप सोच के देखिए, जिस फ़ोन पे आप इस वर्कशीट को देख रहे हो उस फ़ोन को आपने आज सुबह सुबह चार्ज किया होगा तो बिजली से किया होगा। बिजली नहीं होती तो आप चार्ज ही नहीं कर पाते, चार्ज ही नहीं कर पाते तो आप वर्कशीट भी नहीं सॉल्व कर पाते। हमारे आसपास की समस्याएं जो हैं, इतनी समस्याओं का समाधान हम करते हैं। आप रात को सोते हैं, पंखा चला के, कूलर चला के सोते हैं, वो बिजली से चलता है। आप जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ लाइट जल रही है, वो बिजली से चल रही है। ऊपर पंखा चल रहा है, बिजली से चल रहा है। तो बिजली के बिना तो कोई काम है ही नहीं, विद्युत धारा के बिना कोई काम है ही नहीं। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि कितनी तेज़ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष समय प्रभावित आवेश की दर के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय t को में नेट आवेश प्रवाहित होता है तब उसे अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल कहने का मतलब ये कि हम ये व्यक्त कर सकते हैं कि भैया जो विद्युत धारा है वो किस तरीके से है, और उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको व्यक्त करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I = Q/T। यानी कि विद्युत धारा जो आवेश बहता है, कितने समय में कितना आवेश बहता है, इस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा आवेश अगर जाएगा, जैसे सपोज़ कीजिए आपके घर में जो बल्ब है, जिस रूम में आप बैठे, ट्यूबलाइट होगी, ट्यूबलाइट 40 वाट की है तो वो कम विद्युत धारा लेती है, और जो पंखा है वो 200 वाट का है तो वो ज़्यादा विद्युत धारा लेता है।
इसका मतलब पंखे में जाने वाली विद्युत धारा ज़्यादा है, आवेश भी ज़्यादा होगा, और ट्यूबलाइट में जाने वाला आवेश और विद्युत धारा दोनों ही कम है। अब विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो एम्पेयर है। आपको बताया था ना, कूलाम किसका एसआई मात्रक था? आवेश का। और एसआई मात्रक विद्युत धारा का है एम्पेयर। दोनों ही साइंटिस्ट के नाम पे हैं। इस मात्रा का नाम आंद्रे मेरी एम्पेयर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया। पहले क्या करता था कि जब कोई वैज्ञानिक किसी चीज़ को खोज करता था तो उसके नाम पे, उसको आदर देने के लिए उसके नाम पे उसका नाम रख देते थे। और 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह होने से होती है। ठीक है, यानी कि अब इन्होंने क्या किया, यहाँ आई जो था वो 1 एम्पियर हो गया, क्यू 1 कूलम हो गया, टाइम 1 सेकंड हो गया, तीनों का एसआई मात्रक रख दिया। इससे एक ट्रिक है जिससे आप फॉर्मूला का लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और वो कहता है 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है? 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होता है, और 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁶। बेटा ये मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये बहुत छोटी चीज़ों को मापने के लिए होते हैं। फिर है कि परिपथ की विद्युत धारा एमीटर यात्रा मापी से मापी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर में कभी बिजली वाला आए होंगे तो बिजली वाले के पास एक पीले रंग का छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक टूल होता है जिससे वो बिजली को मापता है। ऐसे ही टूल हमारी साइंस की लैब में भी होते हैं। स्कूल खुलेंगे तो आपको कभी लैब में दिखाएंगे आपकी टीचर्स। एक होता है एमीटर। एमीटर जो होता है उसको लगाया जाता है विद्युत धारा के साथ को नापने के लिए, और ये परिपथ में विद्युत धारा सेल की धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। मतलब जो कोई सेल है उसका प्लस का जो टर्मिनल होता है उससे वो निकलता है, कहाँ जाती है? माइनस के टर्मिनल तक विद्युत धारा। बीच में वो एमीटर से भी जाएगी, जो बिजली के आपके उपकरण हैं उनसे भी जाएगी, उन सब से होके वो गुजरती है। लास्ट है आपका विद्युत विभव, इसको विभवांतर भी कहते हैं। किसी इकाई धनावेश की अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत का विद्युन्मय विभव कहते हैं। मतलब जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने कर लिया। प्रश्न उत्तर है जी, आवेश और विद्युत धारा के एसआई मात्रक लिखिए। तो लिख लेते हैं, आपके सामने लिखा है जी, आवेश का विद्युत जो आवेश का होता है वो होता है कूलाम। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में लिखिए। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, लिखा है आपके सामने। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसी विद्युत यंत्र में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कितनी हो गई? 0.5 एम्पियर 10 मिनट के लिए प्रभावित होती है। तो समय हो गया, टाइम हो गया 10 मिनट। अब मिनट को तो हम यूज़ कर नहीं सकते, सेकंड में यूज़ करना होता है, तो 10 को 60 से गुणा कर दिया, 600 सेकंड आ गया। फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू IT लगाया। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ से आया? बेटा I इज इक्वल्स टू Q/T था, मैंने क्या किया, इस T को यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, तो यह Q इज इक्वल्स टू IT हो गया। I की जगह 0.5, T की जगह 600, गुणा करा जब इसको, 0.5 को मैंने 5/10 लिख दिया, कन्फ्यूज़ मत होना, गुणा 600, सीधा आ गया 5 × 60, आंसर आ गया 300 कूलम। ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। तो आज की साइंस की वर्कशीट को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर हम शुरू करेंगे आज की अगली वर्कशीट जो कि मैथ्स की है। बड़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, क्योंकि आज की वर्कशीट के बारे में मैंने आपको सैटरडे को ही बता दिया था कि आज की वर्कशीट में क्या आएगा। चलिए, आपने नोट डाउन तो कर ही लिया है, तो आज की वर्कशीट देखते हैं। आज की वर्कशीट आई है आपकी विविक्तर और मूलों की प्रकृति के बीच में। ठीक है, अब इतना मुश्किल वर्ड जो विविक्तर होता है, इसको सरल शब्दों में हम डी कहते हैं। बहुत कंफ्यूज करने के लिए आपको कर रखा विविक्तर, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में इसको हम कहते हैं डी। और डी को निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है, डी होता है फॉर्मूले से। ये बहुत कुछ यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप या तो इतनी सारी बातों को पढ़ लीजिए, या मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूँ कि इतनी बड़ी भाषा में क्या लिखा है। इतनी बड़ी भाषा में लिखा है कि डी का जो फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर B² - 4AC। आप डी निकाल के क्या निकाल सकते हो? आप इस डी का मान निकालो, और इसके बेसिस पे आप इससे ये निकाल सकते हो कि कोई भी जो द्विघात समीकरण है जिसकी पावर 2 होती है, उस समीकरण का सॉल्यूशन या हल होगा या नहीं होगा। अगर उसका हल होगा तो जो उसके 2 हल निकलेंगे वो दोनों हल एक जैसे होंगे या दोनों हल अलग अलग से होंगे। ये सब आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बाकी आप अगर पढ़ना चाहो तो अपनी स्क्रीन को पॉज करके और जो लिखा है स्क्रीन पे उसको पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने आपको पूरी जो बात है, वो जो मुख्य बात है, वो समझा दी है। अब उसने क्या बोला कि मूलों की जो प्रकृति होती है वो कैसे याद कर सकते हैं। तो बेटा आप कैसे याद कर सकते हो? आप डी निकालोगे, डी इज इक्वल्स टू
b² माइनस 4ac। और इसको निकालने के बाद आप देखोगे कि आपका जो मान है वो क्या ज़ीरो है। अगर ज़ीरो नहीं है तो क्या वो ज़ीरो से बड़ा है या फिर वो ज़ीरो से छोटा है। ज़ीरो से छोटा का मतलब क्या हो गया, -1 -2 -3, और ज़ीरो से बड़े का मतलब क्या हो गया, 1 2 3। तो आपको इन तीन कैटेगरी में अपनी चीज़ों को डिवाइड, अपनी डी की वैल्यू को डिवाइड करना है। अगर तो ये लिखा है उन्होंने ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि अगर ये है तो इस केस में क्या होगा कि दो भिन्न निकलेंगे, दो ज़ीरो निकलेंगे और दोनों वास्तविक मूल होंगे। दोनों मूल, दोनों ज़ीरो अलग अलग होंगे और दो निकलेंगे। अगर आपका डी आ गया ज़ीरो तो मूल तो होंगे, वो दोनों मूल बराबर होंगे, यानी कि आपका अल्फ़ा बीटा, यानी कि दो ज़ीरो जो निकले, दो शून्य जो निकले, वो दोनों बराबर। और अगर जी की वैल्यू माइनस में आ गई, ज़ीरो से छोटी आ गई, यानी -1 -2 ऐसा कुछ आया, तो ऐसी इक्वेशन का कोई मूल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, उसका सोल्यूशन आप कर ही नहीं सकते। उसके बाद आपको मैंने ये समझाया था, सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको ये भी समझाया था कि कैसे, किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है ये, बेटा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला है जिससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और कई किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा अल्फ़ा कॉमा बीटा बराबर -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। ये फॉर्मूला आपको लिखा हुआ मिलेगा। इस फॉर्मूले से आप अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं, यानी कि जो शून्यांक हैं उनको आराम से कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं कि शून्यांक क्या हैं। ठीक है, एक तो आपको मैंने मध्यपद विच्छेदन समझाया था। ठीक है, मध्यपद विच्छेदन के अलावा ये जो दूसरा समझाया, ये आपको पूरा समझाया मैंने। तो आप मध्यपद विच्छेदन से भी निकाल सकते हैं, और मध्यपद विच्छेदन के अलावा आप निकालना चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। जिस मर्जी तरीके से आप निकालना चाहो, आप दोनों तरीकों को सॉल्व करके निकाल सकते हो। दोनों में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है भाई सही और गलत का निशान लगाओ। तो पहले सही गलत का निशान लगा लेते हैं, फिर ये वाला प्रश्न भी सॉल्व करूँगा, लेकिन ये प्रश्न पहले सही गलत कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो सही गलत में वो बोल रहा है कि यदि b² माइनस 4ac ज़ीरो से बड़ा है, ये निशान जो होता है ज़ीरो से बड़े का होता है, तब समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया कि ज़ीरो से बड़ा होता है तो भिन्न मूल होते हैं और वास्तविक हल होते हैं। अगर b² माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विविक्तर कहलाता है। बिल्कुल सही, विविक्तर कहलाता है। और द्विघात समीकरण, इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर है। बेटा वास्तविक और बराबर के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी पड़ेगी b² माइनस 4ac में, तभी आपका d निकलेगा, और d के बेसिस पे आप सब कुछ बता सकते हो। तो हमने कहा d में फॉर्मूले में वैल्यू डाल लेते हैं। d इज इक्वल्स टू b², b क्या है, -5 का स्क्वायर, -4a, यानी कि अब अगर क्वेश्चन में a देखोगे तो 1 है, और c यानी कि -7, तो इसके हिसाब से d कितना आ गया, d आ गया -5 का स्क्वायर होता है जी 25, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 7 चौको 28। अरे ये तो कुछ और ही आ रहा है, ये तो आ गया 53। तो इसका मतलब है तीसरा वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो मुझे बराबर हल कहे थे, और मुझे दिख रहा है कि d की वैल्यू 53 है, और बराबर हल तब होता जब d की वैल्यू 0 होती, और d की वैल्यू 0 नहीं है, तो बराबर हल भी नहीं है। आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये वाला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है बेटा 2x² माइनस 2x माइनस 3। वो कह रहा है पहले इसका विभाजक यानी कि d निकालो। तो हम कहते हैं a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर -3। d निकाला b² माइनस 4ac, तो d का मान जो आया वो आया 49। तो मैंने कहा एज वी कैन सी d जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब मुझे दिख रहा है d की वैल्यू प्लस में है, तो इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल। तो आप लिख सकते हैं कि भैया इसके वास्तविक होंगे, और वास्तविक के साथ साथ वास्तविक तथा भिन्न। वास्तविक तो हैं, साथ में भिन्न भी हैं। भिन्न का मतलब क्या है कि दोनों हल जो हैं वो अलग अलग हैं। जीरो ऑफ इक्वेशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब रूट निकाल लेते हैं। रूट कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस √d/2a। तो हम ये निकाल लेते हैं।
माइनस बी का मान कितना था -5, तो -5 डाल दिया। डी का मान 49 और ए का मान कितना था 2, तो 2 डाल दिया। तो ये आ गया, घटा घटा तो जमा हो गया, बीच का बचा जमा घटा वैसे का वैसे ही है, फॉर्मूले का है वो। 49 √49 होता है 7, तो एक आ गया +-4, 5 +-7/4, तो ये आ गया 5 जमा 7/4, 5 घटा 7/4, 12/4 -2/4। 12 कैसे आया, 5 जमा 7 12/4 3, 5 घटा 7 -2/4 -1/2। तो इसके रूट क्या आ गए, इसके रूट आए आपके, इसके जो हल आया वो आया 3 और घटा 1/2। अब ये कंफ्यूज मत होना कि हम तो हिंदी वाले हैं, ये तो सर ने इंग्लिश में लिख दिया। इतना इंग्लिश हिंदी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसका आंसर ऐसे ही इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी लिखना चाहो तो रियल को हम वास्तविक कहते हैं और अनइक्वल को भिन्न कहते हैं। तो इसके वास्तविक और भिन्न हल निकलेंगे। अगली वर्कशीट पे चलते हैं, और देख ही लिया आपने अगली वर्कशीट हिंदी की है, तो अगली वर्कशीट हिंदी की तरफ चलते हैं। वही आपका राम गोविंद भगत जो चैप्टर था वो चल रहा था, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज क्या है, ये है कि जी राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बाल गोविंद भगत नाम के पाठ में समाज में व्याप्त कई रूढ़ियाँ एवं रीति रिवाजों को नकारते हुए सामाजिक सुधारकों का पुरजोर समर्थन किया। नीचे दिए गए अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पुतोहू यानी कि बहू से ही आग दिलाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ कर चल दूंगा। ये थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती। तो राम गोविंद भगत एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत एक अलग तरीके का व्यक्ति है जो सामाजिक रूढ़ियों को नहीं मानता। उसको मानता है कि व्यक्ति का जीवन अच्छा होना चाहिए, जीवन सार्थक होना चाहिए। वो कबीर को बहुत मानते थे। तो प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि बेटे की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत ने पुतोहू से आग दिलाई, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है, अनुमान लगाइए। तो तर्क क्या था कि बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे, क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की थी। तो कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन में को प्रभावित किया। दूसरा है कि लेखक ने बाल गोविंद भगत द्वारा पुतोहू की दूसरी शादी के माध्यम से समाज को क्या संदेश दिया। तो यह व्यवहार उनकी रूढ़िवादी प्रगतिशील विचारधारा का परिचायक होने के साथ साथ विधवा विवाह के समर्थन में भी बल देता है कि भाई वो विधवा विवाह वो कबीर को मानते थे, वो समाज के प्रति जो समाज की जो रूढ़ियाँ थी उनको वो नकारते थे कि भाई जो गलत हो रहा है वो गलत है। तीसरा प्रश्न देखिए, घर नहीं छोड़ने के लिए बाल गोविंद भगत की पुतोहू ने क्या तर्क दिए थे कि वो घर क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो उसने कहा था कि भगत की पुत्रवधि ही भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी, इसलिए वह घर नहीं छोड़ने का ये तर्क देती है कि कौन बाल गोविंद भगत को खाना बनाकर खिलाएगा, बीमार होने पर कौन पानी और दवाई पूछेगा। तो ये उसकी बहू ने तर्क दिए थे कि वो क्यों घर नहीं छोड़ना चाह रही। चौथा प्रश्न देखते हैं, गतिविधि है कि आप अपने आसपास किसी एक सामाजिक बुराई के बारे में अपने विचार लिखिए और ये भी बताइए कि उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो देखिए मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी जो हमारी कुप्रथा हमारे समाज में वो है दहेज। तो लिखा है मैंने उसके बारे में कुछ कि दहेज समाज में एक सामाजिक अपराध है जो महिलाओं पर अपराधों का कारण है। इस अपराध ने समाज के सभी तबकों के महिलाओं की जान ली है, चाहे वे गरीब हों, मध्यम वर्ग की या धनाढ्य। लेकिन वे गरीब हैं जो इसके जाल में सबसे ज़्यादा फंसते हैं एवं शिकार होते हैं, जिसका मुख्य कारण है जागरूकता तथा शिक्षा का अभाव। यह दहेज प्रथा की वजह से ही है कि पुत्रियों को पुत्रों जितना महत्व नहीं दिया जाता। समाज में कई बार यह देखा गया है कि उन्हें बोझ समझा जाता है तथा उन्हें अक्सर हीन समझा जाता है तथा द्वितीय श्रेणी का दर्जा दिया जाता है, चाहे वह शिक्षा हो या अन्य सुविधाएं। आज सरकार ने कई कानून बनाए हैं तथा सुधार लाई है, लेकिन सिर्फ दहेज प्रथा को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि कई योजनाएं लागू कर कन्याओं की स्थिति में सुधार के लिए भी की हैं। अब यह समाज पर है कि वह जागरूक हो और स्थिति को समझे। यह हम सबका दायित्व है कि आवश्यक बदलाव के लिए कदम उठाएं एवं दहेज देना और लेना बंद करें। यह हम सबको जानना चाहिए कि हम अपनी पुत्रियों का मूल्य समझें, ताकि जब वे बड़ी हों तो अन्य लोग भी उनका मूल्य समझ सकें। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। पहली वर्कशीट हमने देखी साइंस की थी, फिर मैथ्स की थी, फिर हिंदी की थी। सभी वर्कशीट्स को हमने सॉल्व कर लिया इस एक वीडियो में, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा आपको।
ठीक है, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप ये वीडियो उनको भी फॉरवर्ड करो ताकि वो भी अपनी वर्कशीट्स को सॉल्व कर सके। हम मिलेंगे आपसे कल सुबह फिर दोबारा कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।